नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखेंगे सीटेट एग्जाम जो कि 7 जुलाई 2024 को आज कंडक्ट हुआ है। उसी एग्जाम में जो शिफ्ट फर्स्ट थी जिसपे पेपर सेकंड हो चुका है और उसी पेपर के जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, क्या इनके उत्तर हो सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, और यदि आपने सीटेट का पेपर दिया है तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छा स्कोर आपका इसमें हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या इनके उत्तर निकलते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न निकल कर आता है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जब महारत हासिल करने के लक्ष्य और निर्धारित करने से छात्र की जो अभिप्रेरणा और योग्यता है उसके बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, तो यहां पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई और बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। जी हाँ, इस प्रश्न के लिए पहला ही विकल्प जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। हम यहाँ पर इनके उत्तर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समावेशी कक्षाओं में, तो समावेशी कक्षाओं में यदि हम बात की जाए समावेशी कक्षा के, जहां पर सभी बच्चों का ध्यान इसमें रखा जाता है, सभी बच्चों को अवसर यहाँ पर उपलब्ध किए जाते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग जो भिन्नताएं होती है उनके अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। मतलब हर बच्चे की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसे निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता। तो देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में यदि हम एक प्रमुख समानता की बात करें तो यहाँ पर जिसमें बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ऑप्शन फोर्थ यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है अभिकथन के रूप में, और अभिकथन यहां पर है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो क्या यहां पर ए आर दोनों सही है, दोनों गलत है? ए सही है, आर उसकी व्याख्या सही करता है। तो यहां पर यदि हम अभिकथन की बात करें तो यहां पर ए सही है परंतु बी गलत है। तो यहां पर ए सही और बी गलत के लिए हमारा जो विकल्प नंबर 4 होगा, ए सही लेकिन आर गलत है, यानी कि आर गलत है, सॉरी मैं बी बोल रहा हूं, तो आर गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर यहां पर अभिकथन के रूप में है, और यहां पर अभिकथन दिया है, एशियाई संस्कृतियों में सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण इसका बताया है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो क्या यहाँ पर दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं, या ए सही आर गलत है, आर सही व्याख्या करता है? इसके लिए हम विकल्प का चयन इसमें कर सकते हैं। ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, और ए सही लेकिन आर गलत के लिए हमारा विकल्प नंबर 4 जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए जो विधि यहाँ पर प्रयोग में उन्होंने लाई है वो विधि यहाँ पर है, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो विकल्प नंबर 3 जो होगा वो हमारा इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो यहां पर बात की जाए इनके बीच के संबंध की, तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। जी हाँ, पहला ही विकल्प यहां पर हमारा इसमें उत्तर निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होती है? तो ये संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास या फिर मनोसामाजिक विकास। तो देखिए, भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होती हैं? तो यहां पर भावनात्मक जो विकास हमारा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारे यहां पर उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर अभिकथन के रूप में है, जिसमें शिक्षक को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण यहां पर बताया है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। इसके लिए सही विकल्प का चयन यदि हम इसमें करें
तो हमारा सही विकल्प इसमें आता है, ए भी यहां पर सही बात कर रहा है और उसके पीछे जो कारण है वो भी सही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों यहां पर सही है और ए यहां पर आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बिल्कुल यहां पर सही व्याख्या भी हो रही है। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो पठन वैफल्य जो होता है इसमें जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है, तो यहां पर हम बात करेंगे तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। जी हां, दूसरा विकल्प यहां पर सही होगा। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूं जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश यहां पर कर रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वह बच्चों में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की यहां पर कोशिश कर रही है। तो विकल्प नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल यहां पर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित है, तो सुमेलित युग्म को इसमें हमें देखना है। तो यहां पर इसके लिए विकल्प नंबर 3 जो होगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ये इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो यहां पर देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। तो देखिए, विद्यार्थी यहाँ पर दृष्टिबाधित है और इसके लिए ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन और मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। तो देखिए, बच्चा दृष्टिबाधित है तो यहाँ पर जो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें हो, नोट्स होते हैं, ये यहाँ पर यदि हम देखें तो ये इनमें थोड़ा सा जो प्रिंट होता है वो छोटी साइज का हमें देखने को मिलता है। और जब बच्चा निश्चित रूप से दृष्टिबाधित है तो हो सकता है उसको दिखने में छोटी मोटी समस्याएं हो, तो इन चीजों में बाधा उसको उत्पन्न हो सकती है। परंतु हम यदि दूसरे विकल्प को देखें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन इसमें बताया है, तो देखिए, यदि हम कुछ भी लिखी हुई चीज को बड़ा करके दिखाते हैं तो वो थोड़ा सा हमें यदि दिखने में हमारा कोई दोष भी होता है, देखिए हमारे कोई दृष्टि दोष भी होता है जो वो थोड़ा सा माइनर लेवल का होता है, तो हम बड़ी चीजों को बड़े रूप में यदि देखते हैं तो वहां पर उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहां पर तीसरे विकल्प को हम इसमें चुनेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न यहां पर विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो विश्लेषणात्मक चिंतन को यहां पर बढ़ावा देने वाला प्रश्न जो रहेगा तो वो यहां पर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। देखिए, यहां पर यदि हम कारण की बात करेंगे तो इनमें हमें अनेक कारण मिल सकते हैं और ये जो कारण है हमें सोचने पर मजबूर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। जब हम थोड़ा सा सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो यही प्रश्न यहाँ पर चिंतन को बढ़ावा देगा। बाकी इन सबका एक ही उत्तर होगा और वो सटीक उत्तर होगा, तो इसलिए इसमें हमें ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला विकल्प इसमें उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ रिक्त स्थान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, संवेदनशील अवधि की इसमें बात करें तो यहां पर जो जिसके दौरान कुछ, यहां रिक्त स्थान में जो शब्द होगा वो होगा पर्यावरणीय कारक। तो देखिए, जो पर्यावरणीय कारक होते हैं ये विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां पर हमें उस शब्द का चयन इसमें से करना है चारों कारकों में से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है अभिकथन के रूप में, और अभिकथन के रूप में अगला प्रश्न हमारा है वो यहां पर है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं पर का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण दिखाया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग और समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो क्या यहाँ पर दोनों अभिकथन और उसके पीछे जो कारण है वो दोनों सही है। तो देखिए, यहाँ पर अभिकथन सही है, परंतु यदि हम कारण की बात करें तो बातचीत से बचना चाहिए ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पर आर जो होगा वो गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल यहाँ पर चौथा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है। जिन्होंने भी अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कि ये किस प्रकार से भिन्न होते हैं,
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बिल्कुल चौथा विकल्प यहां पर सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अभिकथन के रूप में स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। दूसरा यहां पर कारण बताया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। इसके लिए सही विकल्प की यदि हम बात करें तो यहां पर सही विकल्प हमारा जो बन जाता है वो बनता है पहला, जिसमें ए और आर दोनों जो हैं वो गलत होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? तो यहां पर स्वालीनता के संदर्भ में यदि हम कथन को देखें, कौन सा कथन इसमें सही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्वालीनता जो है वो एक तंत्र की विकासात्मक विकार है और तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को रिक्त स्थान अधिगम की ओर ले जाता है। तो देखिए, रचनावादी जो शिक्षण होता है ये विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाएगा और इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है पाठ्यक्रम जो है उसको बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, जो कि चौथा विकल्प यहां पर हमारा बन रहा है। तो इस प्रश्न के लिए यहां पर चौथा विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में यहां पर देखा जाता है और इसके लिए चौथा विकल्प इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रमा एक शिक्षिका है जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है और कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो यहां पर यदि हम बात करें कि इसके लिए प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि वो छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि इसमें प्रदान करें। तो यहीं पर पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखिए, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों के द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो यहां पर हम बात करें किस अधिगम रणनीति की, तो वो अधिगम रणनीति यहां पर होगी पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे के साथ सीखना। ऑप्शन फर्स्ट इसमें विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो यहां पर यदि हम देखें तो इसमें सही विकल्प हमारा बन जाता है पहला, सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। पहला, दूसरा, तीसरा और इसके लिए विकल्प नंबर 4 इसमें हमारा उत्तर होगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसका कोड देखिएगा, यदि आपका क्वेश्चन पेपर का कोड वही है तो बिल्कुल आप इसी पेपर के अनुसार अपना आंसर की देख सकते हैं, वरना अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें अलग अलग तरीके से प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहां पर हम देखेंगे एक शिक्षक को ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती है। जी हां, चौथा विकल्प यहां पर सही होगा, क्योंकि यहां पर शिक्षक विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाह रहा है, तो उसके लिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होंगी, फोर्थ विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना यहां पर बनती है? तो यहां पर होगा छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हां, तीसरा विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब प्रभावी होगी? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तीसरा विकल्प यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न आता है यहां पर, अभिकथन के रूप में शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा
और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कारण दिया है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण और अधिगम में बाधा डालता है। तो देखिए, बाधा डालना यहाँ पर जो है प्रश्न हमें बता रहा है, तो यहाँ पर ए तो सही बात कर रहा है कि यहाँ पर बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए, परंतु कारण यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कारण यहाँ पर गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न लेते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और भी बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंत क्रिया का परिणाम होगी? तो देखिए, उसके माता पिता भी निपुण गायक हैं, तो यहाँ पर जो आनुवंशिकता है वो भी भूमिका निभाएगी, साथ ही साथ जो वातावरण होगा वो भी। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा, आनुवंशिकता और वातावरण, यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आज का हमारा सीडीपी वाला जो सेक्शन था उसके हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखें, और बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी जल्द ही आपको मिल रहे हैं और मिलते हैं उन्हीं वीडियो के साथ में। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर भी काफी अच्छा रहा होगा। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।